गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। कुछ टेस्ट सीरीज मैंने कंडक्ट तो किए थे लेकिन उनके आंसर्स डिस्कस नहीं हुए थे, तो ये आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा हर दिन दो दो करके जितने भी पेंडिंग टेस्ट सीरीज़ के डिस्कशन हैं, क्वेश्चंस के डिस्कशन जो कि पेंडिंग रह गए थे, उनको मैं कंप्लीट कर लूँ विद इन दिस मंथ। क्योंकि टोटल अभी तक मैंने काफ़ी सारे टेस्ट पेपर कंडक्ट किए हैं, बट उसमें से ऑलमोस्ट 25% जो है वो मैंने डिस्कस किया है, बाकी 75% डिस्कस करना बाकी है। तो आज से ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऑफ टेस्ट सीरीज। उसमें से ये है टेस्ट पेपर नंबर 46। तो इसके डिस्कशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो एक एक करके इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चों ने मेरे टेस्ट पेपर दिए हैं उनके पास उनके आंसर की तो है बट सॉल्यूशन नहीं है। डिस्कशन मैंने डाउट्स क्लास में लिए थे, बट डिटेल डिस्कशन जो है वो मैं इन वीडियो सीरीज में कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर हमारे पास में z प्लस जेड बार है और z इंटू जेड बार है, तो ये किस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हम लोग जब भी लेते हैं तो z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी लेते हैं, और जेड बार जो कि उसका कंजुगेट होता है दैट इज ए माइनस आयोटा बी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा 2a। अब 2a का मतलब है कि ये 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो रियल नंबर तो ये होना ही होना है। अच्छा, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब a प्लस आयोटा बी को अगर मैं a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कायदे से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बोथ आर रियल नंबर, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज, कुछ एक सीरीज दी हुई है जिसमें सारे टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, और वो चाहता है कि हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करें जिसमें रियल पार्ट हो ही ना, तो वो किस नंबर पे आएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो हर सीरीज का जो पहला नंबर है या हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला पार्ट है, उसमें से रियल पार्ट को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो -8 -6 -4, फिर आएगा -2 और फिर आ जाएगा 0। और इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है 18i, वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, 15i 12i फिर 9i और फिर ये हो जाएगा 6i। तो मेरे हिसाब से जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, दूसरा इसका सम है, तीसरा इसका सम है और चौथा इसका सम है। तो जो पांचवा नंबर है जो कि मैं सीरीज में देख रहा हूँ, क्योंकि इस एपी में कॉमन डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा -2 का और इसमें -3 का, तो जैसे ही ये यहाँ नंबर पे पहुँचेगा तो वो नंबर हो जाएगा 0 + 6 आयोटा। 0 मतलब तुम्हारा रियल पार्ट जो है वो 0 हो गया है। तो ये कौन से नंबर पे आया है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर हो गया फिफ्थ। प्योरली इमेजिनरी होने के लिए इस सीरीज को पकड़ना है, इसमें और कोई स्टेप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा को वो रूट्स कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है, 6x² - 5x + 1 = 0। अब देखो, हम सबको पता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, जिसके हिसाब से ये इक्वेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5/6, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a इक्वल, तो ये हो जाएगा 1/6। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। और अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ निकाली हुई है, तो बस इसको पुट कर दो 5/6 होल अपॉन में 1 - 1/6। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऊपर भी 5/6 आ गया, नीचे भी 5/6 आ गया, दोनों कट के बन गया tan इनवर्स 1, और ये तो सबको पता ही है कि ये वैल्यू π/4 पे आती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, एनपीआर की वैल्यू दे रखी है, एनसीआर की वैल्यू दे रखी है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि एनपीआर इज इक्वल्स टू r⁴ इंटू एनसीआर। तो जो भी एनपीआर की वैल्यू दी हुई है, अगर मैं एनसीआर की वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो मुझे r⁴ मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में एनपीआर की वैल्यू है 30240 और एनसीआर है 252। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 120। अब जिस नंबर का फैक्टोरियल 120 होता है वो है 5, तो r की वैल्यू मुझे मिल गई 5।
अब इसको उठा के जो हमारा NPR की इक्वेशन है उसमें पुट कर लो। दैट मीन्स ऊपर आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30240। तो ऊपर वाले को रिड्यूस करेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, क्योंकि अगला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ गया दिस होल वैल्यू इज इक्वल्स टू 30240। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10। अब अगर यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 10 तो सीधी सी बात है कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये वैल्यू 30240 के इक्वल है। तो फैक्टर्स बना के देखना, उससे भी देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो गया n प्लस आर के लिए 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है 15। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। साइन पी प्लस कॉस क्यू इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो अगर मैं पी की वैल्यू को ले लूँ साइन पी 1 और कॉस क्यू 1, तो यहाँ पे पी को तुम ले लो 90, इसको ले लो 0, या फिर पी को ले लो 0, क्यू को ले लो, क्या लेना चाहोगे? P90 नहीं, P90 लोगे तो क्यू को भी 90 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। नहीं ठीक है 0, क्योंकि P90 साइन 90 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। तो P90 और Q की वैल्यू को 0 डिग्री डालने पे ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब तुमको क्या पूछा गया है, tan का P प्लस क्यू बाई 2। तो P को तुमने 90 माना हुआ है तो 90, और Q को 0 रखा था तो 90 प्लस 0 बाई 2, दैट मीन्स tan का 90 बाई 2। tan का 90 बाई 2 मतलब tan का 45 डिग्री, आंसर इज 1। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन जो वैल्यूज हमें दे रखी है, एक दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है C90 A30। तो ऐसा करो बी भी निकाल ही लो, बिकॉज वी ऑल नो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 प्लस 30 हो गया 120, तो ये बी हो जाएगा 60 डिग्री का। और एक साइड दे रखी है 20 की, बाकी दोनों साइड हमें निकालना है। दैट मीन्स ए और बी हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में साइन रूल पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का हमें मौका मिल रहा है। तो साइन ए साइन 30 1/2 होता है, ए हमें पता नहीं है तो नीचे छोड़ देते हैं। बी साइन 60 दैट इज √3/2, अब बी भी हमें नहीं पता, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, सी का पूरा सेट हमें पता है, साइन 90 1 होता है और सी की वैल्यू दे रखी है 20। तो अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इक्वेट करता हूँ तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 10, और अगर सेकेंड और थर्ड वैल्यू को इक्वेट करता हूँ तो यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी 10√3। अब बेसिक सा कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी, ए 10 एंड बी 10√3। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, tan इनवर्स x, और यहाँ cot इनवर्स x प्लस 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1, और सेम फॉर्मूले में चले जाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी। तो ये टोटल वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई होके कौन सा ऑप्शन बनता है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन गया x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, और नीचे ये बन गया x प्लस 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 गया, x से गया, खाली बच गया फाइनल आंसर tan इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 दैट इज प्रेजेंट इन डी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो, यहाँ पे 2x माइनस 3y है। हमारे पास दो लाइन है जिनके इंटरसेक्शन से, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइंस भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस में दो दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करता है, और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे तो उसने मेंशन नहीं किया है कौन सा डिस्टेंस, बट ऐसे ज़्यादातर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,2 इज 7/5। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस y3 को यहाँ पुट कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब ये जो दोनों लाइंस है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया है 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया है 3। तो एक एक करके ऑप्शन को पहले चेक कर लो। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में 2,3 डालता हूँ तो 3 इंटू 2 6, ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को छोड़ दो। यहाँ डालता हूँ तो ये भी मेरे ख्याल से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
तीसरे में डालता हूँ, इसमें डालो, सी में डालो। सी का पहला लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें डाल के देखते हैं, 6 माइनस 12 प्लस 6, क्योंकि x की जगह मैं 2 डाल रहा हूँ, x की जगह 2 डाल रहा हूँ और y की जगह 3 डाल रहा हूँ। तो पहली लाइन तो 0 हो रही है। और दूसरी लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी 8 माइनस 9 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इनकी डिस्टेंस अगर मैं 3,2 पॉइंट से नापता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो 7/5 भी आ रहा है। तो सीधा आंसर है सी, डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, हमने दो सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। तो दो सर्कल्स के क्वेश्चन में अगर वो तुमसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम होता है दोनों सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर लो। तो सेंटर होता है -g - f, तो उससे पहले वाले सर्कल का सेंटर आ गया 3,1 और दूसरा वाला ये हो जाएगा -1,4। अब ये कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो वो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के देख लो, ये आ रहा है 16 + 9 का अंडर रूट, दैट इज़ 5। अब आते हैं रेडियस में। रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का g² + f² - c, जो कि इस केस में कट के बन गया 3। और R2 जब निकालोगे अगेन g² + f² - c, तो ये आ रहा है रूट का 4, दैट इज़ 2। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि रेडियस का सम जो है दैट इज़ 3 + 2, वो 5 के बराबर है। दैट मीन्स C1 C2 बराबर हो गया है R1 + R2 के साथ में। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, या दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये उसी केस में सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा C1, ये है तुम्हारा C2, ये है R1 और ये है R2। तभी जाके पॉसिबल होगा जब ये C1 C2 R1 + R2 के इक्वल होगा। और ये तब पॉसिबल हो सकता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हो एक्सटर्नली। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन एलिप्स का बेसिक सा क्वेश्चन है। माइनर एक्सिस जो कि एलिप्स के केस में होता है 2b, उसकी वैल्यू दे रखी है 8, दैट मीन्स b हो गया 4। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है √5/3। तो देखो, अगर हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए तो हमारे पास में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का 1 - b²/a²। तो e की जगह लिख दिया मैंने √5/3, यहाँ पे 1 - 16/a²। अब a की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये बन गया कुछ ऐसा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आ गया 16/a² इक्वल्स टू 1 - 5/9, 16/a² इक्वल्स टू 4/9। तो यहाँ से a² की वैल्यू आ रही है 9/4, जो कि काट के देगा तुम्हें 3/2। एक बार अच्छे से देख लेते हैं, कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा उखड़ा है कहीं पे। √5/3, 16/a², स्क्वायरिंग मारा 5/9, 16/a² इक्वल्स टू 1 - 5/9, 4/9 हो गया। 36, सॉरी ये मैं गलत कर रहा था। तो यहाँ से a² क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 36, तो a की वैल्यू आ गई 6। और मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a, तो 2 × 6 आंसर हो जाता है 12। दैट मीन्स b इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक हमने 10 से 12 मिनट के अंदर ये सारे 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो एक बार देख लेना जो भी बच्चे ये पेपर दे रहे हैं, क्योंकि पेपर तो देखो तुम्हें वैसे भी PDF फॉर्म में अवेलेबल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और समझ आ जाए तो ये भी बता देना कि समझ में आ गया। कल मिलते हैं, कल से हम 2-2 करके डिस्कस करेंगे, 10-10 के 2 सेट डिस्कस करेंगे। तो इट विल गेट ओवर इन अ मंथ टाइम। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।